हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमलनाथ अपनी बीवी रमोला और बेटे बल्लू के साथ नित्यमपुर गांव में रहता है। उसका उस गांव में एक ढाबा होता है। रमोला और कमलनाथ उस ढाबे को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ चलाते हैं। रोमेला, तुमने वो कोठी के पास वाले बंगले का ऑर्डर बांध दिया ना? हाँ हाँ बल्लू के पापा, आप निश्चिंत रहिए और कड़ी चावल संभालिए, वरना कड़ी जल जाएगी। हाँ हाँ रमोला। आहा, भाई वाह, मजा ही आ गया। ये आलू पूरी तो दुनिया की सबसे बेस्ट आलू पूरी है भाई। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं खाया होगा। अरे कमलनाथ भाई, तुम्हारे हाथ के खाने के स्वाद में इतनी ताकत है कि एक बीमार व्यक्ति भी तुरंत ठीक हो जाएगा तुम्हारा खाना खाकर। हाँ, अरे बाप रे, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। कमलनाथ और रमोला दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह का सूरज उगने से पहले ही वो दोनों अपने काम शुरू करते हैं। उस गांव में कमलनाथ का सौतेला भाई रंजीत भी रहता है। रंजीत ने धोखाधड़ी और चालाकी से पैसे कमाए होते हैं और वो अमीर होता है। रंजीत और उसकी बीवी स्वर्णा अब एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, इसीलिए वो दोनों रेस्टोरेंट खोलने के लिए जगह की खोज कर रहे होते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है स्वर्णा कि आखिर मैं अपना नया रेस्टोरेंट खोलूं तो कहाँ खोलूं? रंजीत, मैंने तय कर लिया है कि हम अपना नया रेस्टोरेंट कहाँ खोलेंगे। कहाँ स्वर्णा? तुम्हारे सौतेले भाई कमलनाथ के ढाबे की जगह पर। क्या? हाँ रंजीत, कमलनाथ के ढाबे पर हमारा रेस्टोरेंट खोलने के कई सारे फायदे हैं। वो एरिया गांव के अंदर आने का रास्ता है, जहाँ ज्यादा भीड़ होती है और लोग हमारा खाना खाने जरूर आएंगे। और साथ ही कमलनाथ के ढाबे को वहां से हटाकर हम उसके सारे ग्राहकों को भी अपने पास कर सकते हैं। अरे वाह स्वर्णा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। अब तो मैं कमलनाथ के ढाबे की जगह पर ही अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा। क्रूर रंजीत अपनी बीवी स्वर्णा के कहने पर बेचारे मेहनती कमलनाथ और उसकी बीवी रमोला के ढाबे पर जेसीबी लेकर आ जाता है और उसके ढाबे को उसकी आंखों के सामने तोड़ देता है। नहीं, मेरा ढाबा। ये आपने क्या कर दिया रंजीत भाई साहब? अब ये जगह मेरी है। मैंने तुम दोनों मियाँ बीवी का ये घटिया सा छोटा ढाबा इसलिए तोड़ा क्योंकि मुझे इस ढाबे की जगह पर अपना बड़ा और आलीशान रेस्टोरेंट खोलना है और मैं वो यहाँ पर खोल कर ही रहूंगा। रंजीत भाई, माना कि हम दोनों सगे नहीं सौतेले भाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सौतेले रिश्तों को नफरत के भाव से ही देखा जाए, महसूस किया जाए। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अभी बरसात भी शुरू हो चुकी है, मैं ऐसे में कहाँ जाऊंगा? रंजीत भाई साहब, इस ढाबे से हमारी रोजी रोटी आ रही थी, लेकिन आपने आपने उससे भी तहस नहस कर दिया रंजीत भाई साहब। ये आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। इतना कहकर रंजीत वहां से चला जाता है और अपने टूटे हुए ढाबे को देखकर कमलनाथ और रमोला की दुनिया मानो एक पल में ही उजड़ चुकी थी। अब हम क्या करेंगे रमोला, कहाँ जाएंगे? पता नहीं बल्लू के पापा, लेकिन ईश्वर हमें जरूर मदद करेंगे, क्योंकि गलत हमने नहीं, रंजीत भाई साहब ने किया है। बारिश के दिन थे और रोजाना धुआंधार बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश में भी रंजीत अपना रेस्टोरेंट बनवाता है और वहीं कमलनाथ और रमोला अब दूसरों के ढाबे पर काम करने लगते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें घर जाते समय एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में चोट लगी होती है और वो उस चोट के बावजूद भी अपने हाथ में ढेर सारे बांस की लकड़ियां उठाते हुए जा रहा होता है। तभी रमोला और कमलनाथ उसकी मदद करने जाते हैं। अरे अरे काका जी, आप क्यों इतनी दिक्कत ले रहे हैं? हम है ना, हमें दीजिए, ये दीजिए दीजिए। लेकिन बेटा। काका जी, हिचकिचाइए मत, चलिए चलिए, दीजिए हमें। रमोला और कमलनाथ उस बूढ़े आदमी की मदद करते हैं और फिर वो आदमी उन दोनों को आगे जाकर एक बीज देता है। ये बीज? लेकिन ये बीज आप हमें क्यों दे रहे हैं काका जी? बेटा, बेटी, तुम दोनों ने मेरी इतनी मदद की तो ये तो मेरा हक बनता है कि मैं भी तुम दोनों की मदद करूं। ये बीज कोई ऐसा वैसा बीज नहीं है, ये एक जादुई बीज है।
जिसे जमीन में बोने से तुरंत एक ऐसा चमत्कार होगा जिससे तुम्हारी सारी मुश्किलें पार हो जाएंगी। बस इतना कहकर वो बूढ़े काका वहां से चले जाते हैं। वहीं रंजीत अपने जुड़वा बच्चे आरव और नीरव का जन्मदिन अपने नए रेस्टोरेंट में ही मनाता है। और यहाँ जब कमलनाथ और रमोला उस बूढ़े काका के दिए हुए जादुई बीज को जमीन में बोते हैं, तभी वहां पर एक विशाल बांस का ढाबा प्रकट हो जाता है जो दिखने में अति सुंदर होता है। अरे वाह, ये तो साक्षात चमत्कार ही हो गया बल्लू के पापा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और मुझे भी नहीं रमोला, लगता है कि वो बुढ़े काका नहीं, खुद ईश्वर ही थे जो हमारी मदद करने इंसानी रूप में आए थे। रमोला और कमलनाथ दोनों भगवान का शुक्र अदा करते हैं और भगवान का नाम लेकर ढाबे में काम शुरू करते हैं। रमोला और कमलनाथ के ढाबे के सारे ग्राहक उनके पास वापस लौटने लगते हैं और पूरा गांव फिर से रमोला और कमलनाथ के हाथ का खाना खाने आने लगता है। अरे भाई, हम फिर ना आते तो कहाँ जाते। रंजीत के रेस्टोरेंट में वो बात नहीं है जो इस बांस के ढाबे में है। यहाँ का वातावरण काफी शुद्ध और साफ है। यहाँ काफी अपनापन महसूस होता है और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर रमोला भाभी और कमलनाथ भाई के हाथ का स्वादिष्ट खाना भी मिलता है। और क्या चाहिए जीवन में। रंजीत जब देखता है कि उसके रेस्टोरेंट में आने के बजाय गांव वाले कमलनाथ के ढाबे में ही जा रहे हैं, तभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे और उसकी बीवी स्वर्णा को बहुत जलन महसूस होने लगती है। कैसे गांव वाले हैं? इतने आलीशान रेस्टोरेंट के होने के बावजूद भी सबको उस सड़क छाप कमलनाथ के सड़क छाप बांस के ढाबे में ही खाना खाने जाना है? रंजीत और स्वर्णा को 2 दिनों में ही अपने रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ता है। वहीं कमलनाथ का नया बांस का ढाबा जोर शोर से चल रहा होता है। बल्लू ढाबे के बाहर भोपू में जोरों से चिल्लाता है, आइए आइए, हमारे बांस के ढाबे में आपका स्वागत है। इस गांव का पहला और इकलौता बांस का ढाबा। ऐसा ढाबा कहीं देखा न होगा और ऐसा खाना जो कहीं चखा नहीं होगा। आइए आइए आइए। आइए आइए, हमारे बांस के ढाबे में आपका स्वागत है। इस गांव का पहला और इकलौता बांस का ढाबा। ऐसा ढाबा कहीं नहीं देखा होगा और ऐसा खाना जो कहीं चखा नहीं होगा। आइए आइए। देखिए तो हमारे बल्लू को, इतना छोटा होकर भी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एकदम आप पर गया है जी। एक दिन गांव में अचानक से तेज तूफानी बारिश के साथ बाढ़ आती है और उस बाढ़ में सब कुछ तबाह होकर बहने लगता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह होती है कि इतने सैलाब में भी कमलनाथ और रमोला का बांस का ढाबा तैरने लगता है और वो दोनों कुछ गांव वालों को अपने तैरते हुए बांस के ढाबे में बचाकर अंदर ले आते हैं और साथ ही रंजीत, स्वर्णा और उनके जुड़वा बच्चे आरव और नीरव को भी बचाते हैं और सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। अंत में रंजीत की आंखें खुल जाती हैं और उसे और स्वर्णा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। हमें माफ कर दो कमलनाथ, हमने हमेशा से ही तुम्हारे साथ गलत किया है। तुमने हमें कभी सौतेला नहीं समझा और हमेशा एक छोटे भाई की तरह प्यार किया है। लेकिन मैं ही गलत रहा, पर गलत सोच में बैठा था। आज तुमने मुझे और मेरी बीवी बच्चों को बचाकर साबित कर दिया कि खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। सौतेले रिश्ते भी खून के रिश्तों से बढ़कर हो सकते हैं। मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी जाने अनजाने में खूब गलतियां की हैं। बस कीजिए रंजीत भाई, स्वर्णा भाभी, हाँ, मैंने आपको माफ किया। कमलनाथ रंजीत और स्वर्णा को माफ करता है और दोनों सौतेले भाई अब बड़े ही प्यार से साथ रहने लगते हैं। तारापुर कहकर एक गांव में लाली नामक एक गरीब पूरी सब्जी वाली रहती है, जिसके हाथ की पूरी सब्जी उस गांव में गली गली तक मशहूर होती है। हर रोज लाली के ढाबे के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है और ग्राहक बड़े ही मजे से पूरी सब्जी खाने का आनंद लेते हैं। बढ़िया से भी बहुत बढ़िया भाई, ये पूरी सब्जी तो बहुत ही लाजवाब है लाली। सुबह सुबह ही दिल खुश हो गया और मन तृप्त हो गया। हाँ लाली, बहुत स्वादिष्ट पूरी भाजी है ये तो, मजा ही आ गया। मुझे तो और पूरियां चाहिए। इतनी अच्छी तली हुई फूली हुई पूरियां तो मुश्किल से ही कोई बना सकता है। धन्यवाद भाई साहब, ये लीजिए आपकी एक्स्ट्रा पूरियां, खाइए और खुश रहिए। लाली का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेली ही रहती और खुशी से अपना जीवन जी रही थी। वो पूरी सब्जी बेचकर ढेरों पैसे कमाती और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर रही होती है।
मैम ये लीजिए, मैंने आज की सारी असाइनमेंट्स पूरी कर दी हैं। लेक्चर्स का टाइम भी ख़त्म हो ही चुका है, तो क्या मैं निकल सकती हूँ? वो क्या है ना, त्योहार का पर्व है, इसीलिए मेरी पूरी सब्जी की अच्छी खासी बिक्री हो सकती है। ठीक है लाली, तुम निश्चिंत होकर जा सकती हो। लाली, तुम्हारी इस हिम्मत को और इस जज्बे को मेरा सलाम है। तुम अकेली रहकर जीवन में इतना सब संभालती हो, बहुत खूब बेटा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद टीचर जी, मैं चलती हूँ अब। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। लाली कॉलेज से सीधे ठेले पर जाती है और फटाफट पूरियां बेलकर गर्मा गर्म तलती है और सब्जी भी तैयार करती है। त्योहार का पर्व था, इसीलिए आज वो अपना ठेला मंदिर के बाहर लगाती है, जिससे उसकी बिक्री ज्यादा हो जाती है। उस दिन गांव के मुखिया शास्त्री जी भी लाली के पूरी सब्जी ठेले पर आकर उसके हाथ की पूरी सब्जी खाते हैं। वाह वाह, अति उत्तम। क्या पूरी सब्जी है ये। मुंह में घुलते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे कि स्वर्ग लोक पहुंच गई। इससे बढ़िया प्रसाद और कोई होगा ही नहीं। ये लो बेटा, तुम्हारे पैसे। ये क्या मुखिया जी, आपने मुझे 1000 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। ये लीजिए आपके पैसे। नहीं नहीं लाली, ये 1000 रुपए मैंने तुम्हें जानबूझ कर दिए हैं लाली। मैं जानता हूं कि तुम गांव में अकेली रहती हो, तुम्हारा न तो कोई परिवार है न कोई अपना, और अकेले रहने के बावजूद भी तुम गांव के गरीबों को मुफ्त में पूरी सब्जी खिलाती हो। तो मैं इसीलिए ये ज्यादा पैसे दे रहा हूं। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो बेटा। सिर्फ आपके आशीर्वाद की बात है इसीलिए रख रही हूँ, वरना मैं इन्हें नहीं रखती। धन्यवाद मुखिया जी, मुझे हमेशा एक पिता की तरह प्रेम और स्नेह देने के लिए। लाली उस रात रोज की तरह गांव के गरीबों को पूरी सब्जी बांटते हुए घर जा रही होती है कि तभी उसे एक आदमी अगवा कर अपने साथ एक जंगल में ले जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि गांव का जादूगर पन्ना लाल होता है। पन्ना लाल, तुम? लेकिन तुमने मुझे अगवा क्यों किया है? मैं ऐसा क्या बिगाड़ा है तुम्हारा पन्ना लाल? लाली, लाली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लाली। क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? मैं तुम्हें एक जादुई दुनिया में ले जाऊंगा। मैं एक जादूगर हूँ लाली, और एक जादूगर की पत्नी बनकर तुम्हें मैं दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगी पन्ना लाल। तुम कितने बुरे हो ये पूरा गांव अच्छी तरह जानता है। तुमने हमेशा अपने जादू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गलत कामों के लिए किया है। मैं तुम जैसे गलत आदमी की धर्मपत्नी हरगिज नहीं बनूंगी, समझे तुम? ठीक है, तुम्हें अगर मेरी बीवी नहीं बनना है तो मत बनो। मैं तुम्हें किसी काम के लायक नहीं छोड़ूंगा। पन्नालाल गुस्से से लाल हो जाता है और क्रोध में वो अपने जादू से लाली को एक चिड़िया बना देता है। नहीं, मुझे फिर से इंसान बना दो पन्ना लाल। पन्ना लाल, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे फिर से इंसान बना दो पन्ना लाल। पन्ना लाल। मुझे मना करने का नतीजा तो यही होगा। अब भुगत अपनी सजा। अब तो फिर कभी भी इंसान नहीं बन पाएगी और हमेशा हमेशा के लिए चिड़िया ही बनकर रह जाएगी। बेचारी लाली अब चिड़िया बनकर यहाँ से वहाँ उड़ने लगती है। वो एक पेड़ की डाली पर बैठकर खूब रोती है। अब मैं क्या करूं? ये क्या से क्या हो गया भगवान जी? अब मैं फिर कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी। नहीं, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ। ये दुनिया बहुत निर्दयी है। यहाँ प्राणी पक्षी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। न जाने कब कौन शिकार कर दे। लाली अब घोंसले में रहने लगती है और नदी और अन्य जलाशय से पानी पीती है। चिड़िया बनने के बाद उसका जीवन और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। एक दिन उसे एक गरीब बूढ़ी भिखारन सड़क पर रोती हुई दिखती है। कोई तो खाना दे दो, मुझे जोरों की भूख लगी है। कोई तो खाना दे दो, इस बूढ़ी भिखारन की मदद कर दो कोई। बेचारी बूढ़ी काकी, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं खाना कहाँ से लाऊं? याद आया, गांव के मंदिर में प्रसाद रखा होगा। ये बेचारी तो चल भी नहीं सकती है। मैं इनके लिए खाना लेकर आती हूँ। लाली उड़कर मंदिर जाती है और वो उस भिखारन के लिए पूरी सब्जी लेकर अपनी चोंच में पकड़ती है और उड़कर फिर से उस भिखारन के पास आकर उसे खाना देती है। वो खाकर वो भिखारन एक परी में बदल जाती है और लाली उसे देखकर अचंभित हो जाती है। ये क्या? आप असल में एक परी हो? मैं एक परी हूँ और मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी।
लाली, तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा दिल सच में सोना है, सोना। तुमने अपने चिड़िया रूप में भी इंसानियत नहीं भूली और अपनी चोंच के सहारे मेरी यानी कि एक बूढ़ी भूखी भिखारन की मदद की, उसकी भूख मिटाई। तुम्हें मैं ना सिर्फ फिर से इंसान बनाऊंगी, बल्कि तुम्हें मैं जादुई छड़ी भी दूंगी, जिसके चलते तुम हर एक काम आसानी से जादू के जरिए कर सकोगी। परी लाली को फिर से इंसान बना देती है और उसे एक जादुई छड़ी देती है, जिसे इस्तेमाल करके लाली जो चाहे वो उसे मिल जाता है। जादुई छड़ी, मुझे ढेर सारे रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाने हैं। तभी लाली के सामने ढेर सारे रसगुल्ले और गुलाब जामुन प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक चमत्कार हो गया है। धन्यवाद परी जी, मैं बहुत खुश हूँ। बस तुम यूं ही खुश रहो लाली, अब मैं रुखसत लेती हूँ। इतना कहकर परी अदृश्य हो जाती है। लाली अब उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल गांव के गरीबों की भलाई के लिए करती है। वो गांव में ढेर सारे स्कूल्स, अस्पताल और भोजनालय खोलती है, जहां सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध होता है। वो अपना एक बड़ा ढाबा भी खोलती है, जहां वो पूरी सब्जी बेचती है और उसकी खूब तरक्की होने लगती है। लेकिन एक दिन जब जादूगर पन्नालाल को ये सब पता चल जाता है, तभी वो उसके पास आता है। किसी फरिश्ते ने तेरी जान बचाई होगी और तुझे फिर से इंसान बना दिया होगा, लेकिन मैं तुझे अब सीधे मौत दूंगा और तुझे मरना ही होगा, क्योंकि जब तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। दुष्ट जादूगर, तुझे तो आज मैं खत्म करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास तुझसे ज्यादा और पावन शक्तियां हैं, वो भी इस जादुई छड़ी में। ये ले। लाली उस जादुई छड़ी से उस बुरे जादूगर पन्नालाल का अंत करती है और वो दर्द से तड़पते हुए, कराहते हुए खत्म हो जाता है। नहीं, तो जैसे बुरे लोगों का अंत इसी तरह होना चाहिए। हाँ, लाली यूं ही जादुई छड़ी का इस्तेमाल अच्छे और नेक कामों में ही करती है और वो अपने जीवन में बहुत आगे जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।